हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 27 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 27 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कल का, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स हैज़ गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को किस इंडियन स्टेट ने फिलहाल में इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। ऑप्शंस थे ए असम, बी मणिपुर, सी हरियाणा और डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है डी मिजोरम। सेकंड क्वेश्चन था, इंडिया अपने इंटरनेशनल बॉर्डर, लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर का सबसे बड़ा पार्ट कौन सी कंट्री से बनाता है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इंडिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किस कंट्री से है? ये कंट्री है बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन हो गया सी, बांग्लादेश। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम रिव्यूज एलएसी स्टैंड ऑफ विथ एनएसए, सीडीएस एंड 3 सर्विस चीफ। एनएसए जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो नए सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और पाकिस्तान का फेस ऑफ चल रहा है उसके बारे में रिव्यू किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करंट सिचुएशन का जायज़ा लिया और करंट सिचुएशन जो भी एलएसी में बनी हुई है और स्टैंड ऑफ में क्या क्या नेगोशिएशंस की बातें चल रही हैं और जो ग्राउंड लेवल पे टॉक्स चल रही थी वो फेल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तीनों सेनाओं के चीफ के साथ, सीडीएस के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ ये एक रिव्यू मीटिंग की गई। तो यहाँ पर ये जो फेस ऑफ है ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा लोकल लेवल पर प्रयास किए गए थे जिससे कि ये कहा जा रहा था कि फेस ऑफ सुलझा लिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंडियन साइड से भी कोशिशें की जा रही थी। बट चाइनीज़ साइड का जो एग्रेशन है बहुत ही ज़्यादा है और ये नए नए जो अनडिस्प्यूटेड एरिया थे अभी तक, उन एरियाज़ पे चाइनीज़ साइड से अपना दावा किया जा रहा है। तो जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा खिंचती हुई जा रही है। और इसके साथ ही साथ चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को प्रिपेयर होने के लिए बोला है और वर्स्ट केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोला है। तो एक तरह से चाइना अपनी करंट जो पोजीशन है उससे पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये जो लोकेशन है, ये दो लोकेशन पे फेस ऑफ देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। एक है लद्दाख, दूसरा है सिक्किम। तो लद्दाख में 3 लोकेशन थी मेनली जिन पे ये स्टैंड ऑफ देखने को मिला है। पहली है पैगोंग सो लेक, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट उभर के आई है इस फेस ऑफ के दौरान। पैगोंग सो लेक है, गालवान रिवर वैली है और ढेंचौक है। ये 3 लोकेशंस हैं। इनमें से जो पैगोंग सो लेक है ये इंडिया और चाइना के बीच की लेक है जिसमें से करीब 40% का एरिया इंडिया में है और 60% का एरिया चाइना की साइड में है। तो ये जो इस तरह से एक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस तरह से पैगोंग सो लेक को कट करता है। और ये जो लोकेशन है यहाँ पर बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है चाइनीज़ साइड और इंडियन साइड के बीच। अब चाइना का ऐसे मानना है कि इसके नॉर्थ में, इस लेक के नॉर्थ में करीब 134 किलोमीटर की जो नदर्न बॉर्डर है इस लेक का, वहाँ पर बैरन माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स की जो लैंडस्केप है वो फिंगर के टाइप की है, इसलिए इनको फिंगर एरियाज ऑफ पैगोंग सो लेक भी कहा जाता है। इनमें करीब 8 फिंगर हैं। इनमें से इंडिया के क्लेम के अकॉर्डिंग 8वीं फिंगर तक इंडिया का एरिया है, लेकिन चाइना का मानना है कि जो सेकेंड फिंगर है वहाँ तक चाइना का एरिया है, जिसके कारण ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अगर हम लेक की बाउंड्री कट करें, एक सिंपल तरीके से लेक की बाउंड्री काटेंगे तो नॉर्मली एलएसी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन चाइना ये ऐसे एक सिंगल लाइन से लेक कट की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि लेक होने के कारण जो बाउंड्री का डिमार्केशन है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। चाइना का मानना है कि कुछ इस तरह से ये बाउंड्री है और इतना जो एक्स्ट्रा एरिया है ये फिंगर 8 का तक का एरिया, ये फिंगर 2 तक का एरिया। तो चाइना का मानना है कि फिंगर 2 तक का एरिया उसके टेरिटरी में आता है, तो जिस कारण से ये पूरा स्टैंड ऑफ बना हुआ है। इसके अलावा कुछ नए लोकेशंस हैं जहाँ पर अभी तक पूरे पास्ट में जो डिस्प्यूट है वो नहीं देखा गया था, जैसे गालवान रिवर वैली। गालवान रिवर वैली पे ये जो ईस्टर्न लद्दाख में ही स्थित है, वहाँ पर अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन इस बार चाइना की जो फोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पर भी अपना दावा करती हैं कि वो एरिया भी उनके टेरिटरी में आता है। सोंगपो लेक का मैप देखिए तो ये है लेक, और इसमें यहाँ पर ये वाली जो ब्लैक लाइन है वो चाइना और इंडिया का बॉर्डर बनाती है इंडिया के क्लेम के अकॉर्डिंग। लेकिन चाइना का मानना है कि ये जो लेफ्ट साइड में
रेड लाइन है ये चाइनीज़ क्लेम लाइन है। तो ये जो बीच का जितना एरिया है फिंगर 2 से फिंगर 8 के बीच, ये पूरा डिस्प्यूटेड है। चाइना इसको अपना पार्ट मानता है और इंडिया के क्लेम के अकॉर्डिंग ये इंडिया का पार्ट है। तो ये पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है LAC पे। अगर हम पूरी इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट देखेंगे तो इसमें 3 सेक्टर में डिवाइडेड है ये पूरा बाउंड्री डिस्प्यूट, जिसमें ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन का एरिया चाइना ने अपने अधिकार में लिया था 1962 की वॉर में। यहाँ पर लद्दाख का एरिया, यहाँ पर पेगोंग सो लेक है जिस पे अभी करंटली डिस्प्यूट चल रहा है। और एक सिक्किम लोकेशन पे, सिक्किम के नॉर्थ साइड में नाकुला पास है एक लोकेशन जहाँ पर स्टैंड ऑफ अभी रिसेंटली देखने को मिला। इसके अलावा मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है, जो इंडिया और चाइना के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मानी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज प्रिवेंटिव। WHO ने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अभी मोराटोरियम एक लगाया है फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको कोविड-19 के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल ड्रग माना जा रहा था और काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा कोविड-19 के केसेस में इस ड्रग का यूज़ किया जा रहा था। और यहाँ पर WHO ने उसके बाद एक अपनी लेवल पे स्टडी की और उस स्टडी को किया गया 6 कॉन्टिनेंट्स में। करीब 96,000 जो पेशेंट्स थे कोविड-19 के, उन पे ये स्टडी की गई। उसके बाद WHO की रिसर्च का रिजल्ट ये आया है कि इस पर्टिकुलर टैबलेट से, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कारण कोविड-19 से रिलेटेड जो पेशेंट थे उनमें बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट देखा नहीं गया है। और इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट कुछ मामलों में जो पेशेंट थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इवन एडिशनल हार्म हुआ है इस पर्टिकुलर टैबलेट के कारण ऑफ कार्डिक हाइथीमिया। तो कार्डिक हाइथीमिया के केस में ये एक निगेटिव एक अपना रिजल्ट शो करती है ये मेडिसिन। इसका एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में नुकसान देखने को मिला है। इसलिए WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को की टेस्टिंग पे बैन कर दिया है या एक तरह से मोरेटोरियम लगा दिया है। तो यहाँ पर जो WHO में इंडिया की एक साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, ये चीफ साइंटिस्ट है WHO में, उनके द्वारा बोला गया है कि WHO के द्वारा जो मोरेटोरियम लगाया गया है इसका इट डज नॉट मीन कि इंडिया भी अपने जो ट्रायल है वो ना करे इस मेडिसिन से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि ये जो मेडिसिन है ये इंडिया के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। इस कारण से इस मेडिसिन का या इस पर्टिकुलर टैबलेट का यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट पे और इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर WHO का कहना है कि इंडिया को इस मेडिसिन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनमें स्ट्रिक्ट ट्रायल किए जाने चाहिए, जिससे जो एक्चुअल और इफेक्टिव एफिकेसी है ड्रग की वो सामने आए और जो भी पेशेंट्स हैं उन पे जो रिस्क है वो बढ़े ना। हाइड्रोक्लोरोक्विन वन ऑफ द 4 ड्रग है जिनके कॉम्बिनेशन की टेस्टिंग की जा रही है ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं अभी, जिसको बोला जाता है सॉलिडेरिटी ट्रायल। सॉलिडेरिटी ट्रायल वो ट्रायल है जो WHO के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है। इसमें 4 ड्रगों का ट्रायल किया जा रहा है फॉर कोविड-19। तो इनमें से ये 4 ड्रग में से कौन सी बेटर ड्रग है और कौन सी कम इफेक्टिव ड्रग है, ये टेस्ट किया जा रहा है इस ट्रायल में। ये 4 ड्रग कौन कौन सी है? पहले तो ये जो ड्रग्स हैं ये काफ़ी कंट्रीज़ में टेस्ट की जा रही हैं। करीब 35 कंट्रीज़ में काफ़ी सारे कोविड-19 के पेशेंट्स पे ये टेस्ट की जा रही हैं। अभी ये जो 4 ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रायल है सॉलिडेरिटी ट्रायल है और इसकी 4 ड्रग हैं। रेमडेसिविर पहली ड्रग है, रेमडेसिविर। दूसरी है लोपोनाविर रितोनाविर, ये लोपोनाविर रितोनाविर का एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरी ड्रग है। तीसरी ड्रग है लोपोनाविर रितोनाविर विद इंफेरॉन बीटा 1A, ये तीसरी ड्रग है लोपोनाविर रितोनाविर विद इंफेरॉन बीटा 1 ड्रग। और फोर्थ इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये 4 ड्रग है, रेमडेसिविर, लोपोनाविर रितोनाविर विद इंटरफेरन बीटा 1A और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इन 4 ड्रगों का जो ट्रायल है वो सॉलिडेरिटी ट्रायल के नाम से WHO के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है फॉर फाइंडिंग आउट इफेक्टिव ड्रग फॉर कोविड-19 केसेस। तो इनमें से ये सारी जो ड्रग हैं ये अलग अलग डिजीज़ की ड्रग हैं। इनमें से WHO के लिए स्पेसिफिकली कोई ड्रग पहले से डिज़ाइन करके नहीं रखी गई थी, ये ऑलरेडी ड्रग हैं। और इनमें से कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट है
कोविड-19 के वायरस को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। तो इसमें जो इफ़ेक्टिवनेस है वो वेरिंग हो सकता है, लेकिन कोविड-19 के केसेस में इन ड्रग्स के कारण थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। इसीलिए WHO ने इन चारों ड्रग के कॉम्बिनेशन का ट्रायल सॉलिडेरिटी ट्रायल के नाम से स्टार्ट किया है। अब WHO का मानना है कि एक ट्रायल है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, और इसी मेथड से जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल किया जाना चाहिए। तो इंडिया के लिए भी सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट है WHO के, उनके द्वारा बोला गया है कि WHO हैज कंसिस्टेंटली सेड दैट बेस्ट वे ऑफ प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ ए ड्रग फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इज थ्रू वेल कंडक्टेड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। अब रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? ये ज़्यादातर लेजिटिमेट अप्रोच मानी जाती है मेडिकली, और इसी तरीके से किसी ड्रग की इफेक्टिवनेस है वो टेस्ट की जाती है। रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में ग्रुप ऑफ पेशेंट बनाया जाता है और उसमें से कुछ पेशेंट्स को रैंडम तरीके से मेडिसिन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, और कुछ पेशेंट्स को ये वैक्सीन नहीं दी जाती, और उसके बाद चेक किया जाता है कि जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस जो रैंडम तरीके से लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें कितनी है, और बाकी लोगों में जो इम्प्रूवमेंट के साइन हैं वो किस लेवल के हैं। तो ये तरीका और ये जो पर्टिकुलर मेथड मैकेनिज्म है इसको रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। इंडिया एड्स 6017 केसेस। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 6000 केसेस ऐड हुए हैं, और उसके साथ ही इंडिया ने 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन पर्सन विद कोविड-19 वो 1,50,775 तक पहुंच गए, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा इंडिया में केसेस हो गए हैं। इंडिया टॉप 10 कंट्री में आ गया है नंबर ऑफ केसेस पे। अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देखें तो टोटल सबसे ज़्यादा केसेस वाली कंट्रीज़ में टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया पहुंच गया है। थर्ड न्यूज़ है फर्स्ट पेज पे, एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट। ऐसा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉर इमीडिएटली प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फूड एंड शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर। सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की जज के द्वारा ये जो पर्टिकुलर केस है ये सुओ मोटो लिया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी और जो कुछ सीनियर लॉयर्स के द्वारा भी एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में माइग्रेंट्स वर्कर्स के फंडामेंटल राइट को लेकर। तो उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि जो भी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की, फूड की और शेल्टर की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट माइग्रेंट वर्कर को पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि माना है कि सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन ये जो कोशिशें की गई इनमें से बहुत ज़्यादा खामियां थी, बहुत ज़्यादा कमियां थी, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और फंडामेंटल राइट जो माइग्रेंट वर्कर का है इस पूरे सिनेरियो में वायलेट हुआ है, इसलिए सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पेज नंबर 10 पे नेक्स्ट न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप इज़ नाउ ओपन सोर्स सेज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेसी कंसर्न के बीच अब आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स कर दिया है। ओपन सोर्स का मतलब है जो भी अब जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो आरोग्य सेतु ऐप के बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग है और जो भी सोर्स कोड है उनको चेक करके जो प्राइवेसी रिलेटेड डेटा है उसके बारे में, उसकी कमियों के बारे में गवर्नमेंट को बता सकते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर केस में ये ऐप में कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं उसके बारे में भी जो एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं। तो एक तरह से जो एक्सपर्ट हैं वो ऐप की प्राइवेसी रिलेटेड बात को लेकर टेस्ट कर सकते हैं कि ऐप कितना ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न को एड्रेस करता है और कितना ज़्यादा सिक्योर है लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। तो एमिड प्राइवेसी कंसर्न गवर्नमेंट ने कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को अब ओपन सोर्स कर दिया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिस प्रोग्राम का नाम है बग बाउंटी। बग बाउंटी एक प्रोग्राम है जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रिवार्ड देने की बात की है। One special reward will be given to security researchers for finding any vulnerability in the application or suggesting any improvement to the source code। तो अगर source code में कुछ कमियां हैं या कुछ वल्नरेबिलिटी है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जाने हैं, ऐसा अगर सिक्योरिटी रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी एक्सपर्ट है वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसे रिसर्चर्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक बग बाउंटी के नाम से जो रिवार्ड है वो दिया जाएगा। तो बग बाउंटी प्रोग्राम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बोला जा रहा है। सोर्स कोड फॉर एंड्रॉयड वर्जन ऑफ एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फॉर रिव्यू ऑन गिटहब
फॉर iOS वर्जन। तो सोर्स कोड दो अलग अलग वर्जन के लिए, iOS के लिए यानी कि एंड्रॉयड के लिए अलग हैं और आईफोन के लिए अलग हैं। जो एंड्रॉयड के लिए हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो iOS के लिए सोर्स कोड हैं उनको आगे के 2 हफ्तों में रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको एडमिनिस्टर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा किया जा रहा है और इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये जो पर्टिकुलर आरोग्य सेतु ऐप है वो बनाया गया। तो इसमें ये जो ऐप है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़र हैं एंड्रॉयड यूज़र, करीब 98% जो यूज़र हैं, जो करीब 11 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं वो एंड्रॉयड यूज़र हैं और उनके लिए जो सोर्स कोड है वो रिलीज़ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन यूज़र पे? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि इट कैन इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑन हाउ डेटा इज़ यूज्ड। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि किस तरह से डेटा यूज़ किया जा रहा है। सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो बग्स आ रही हैं इस ऐप में उसको कम किया जा सकता है और जो भी एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू इस ऐप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसी कारण से ये जो एक स्टेप है गवर्नमेंट की साइड से वो पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। बग बाउंटी प्रोग्राम विल बी ओपन टू इंडियंस एंड फॉरेनर्स ऑल्सो। तो मतलब इंडिया और फॉरेनर नेशनल्स दोनों के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम ओपन है, लेकिन जो रिवार्ड है वो केवल इंडियन नेशनल्स को ही दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो रिवार्ड है ये अगर कोई वनरेबिलिटी बताता है कोई भी एक्सपर्ट तो उसको 3 लाख रुपए का रिवार्ड दिया जाएगा और इन केस कोई इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देता है तो उसको 1 लाख रुपए का जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप NIC के द्वारा बनाया गया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपना काम करता है। ये कोविड-19 का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। इसमें ब्लूटूथ और GPS की हेल्प से ये ऐप कोविड-19 के केसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि उनके नियर बाई अगर कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पे। लोकस्ट स्वैम्स किल्ड इन दौसा इन विथ इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। लोकस्ट स्वैम का एक तरह से अटैक देखा गया राजस्थान के कुछ शहरों में। और लोकस्ट हमने देखा था। लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट एक स्पीसीज़ है ग्रास होपर की जो अपने स्वैम्स में आते हैं, यानी अपने एक बड़े ग्रुप में आते हैं और जो पूरे खेत के खेत बर्बाद कर देते हैं। तो लोकस्ट स्टैम्प क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस एक माने जाते हैं और इनके द्वारा राजस्थान में एग्रीकल्चर जो फील्ड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर एक फैक्चुअल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जोधपुर बेस्ड लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे? जोधपुर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोकस्ट की वार्निंग के लिए एक सेंटर है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जोधपुर पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है फिशरीज स्कीम हैज़ नो रिलीफ कॉम्पोनेंट। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के द्वारा एक रिलीफ पैकेज बहुत बड़े लेवल पे अनाउंस किया गया था जिसको 20 लाख करोड़ कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें ज़्यादातर जो पैकेज था वो लॉन्ग टर्म को देख के और रिफॉर्म के बेसिस पे अनाउंस किया गया था। कोई इमीडिएट जो फैसिलिटीज़ या इमीडिएट पैसा माइग्रेंट्स वर्कर्स या पुअर लोगों को देने की बात कही जा रही थी वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इस योजना का अनाउंसमेंट भी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पैकेज में किया था। उसकी डिटेल्स अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ की गई हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये अनाउंस किया गया था सेंट्रल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का एक पार्ट। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने इस स्कीम की डिटेल्स बताई है और ऐसा बिल्कुल क्लियर बोला है कि इट डज नॉट सीम टू कंटेन एनी कंपोनेंट एम्ड एट रिलीफिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प फॉर हार्ड हिट फिशरीज सेक्टर। तो फिशरीज सेक्टर्स के लोगों को इमीडिएटली कोई बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम नहीं लाई गई है। ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
तो इस स्कीम के क्या क्या प्रोविजन है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल इंक्रीज फिश प्रोडक्शन बाय 9%, तो 9% फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करने का टारगेट है इसका। डबल इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के इनकम तो डबल करेंगे ये। एंड डबल एक्सपोर्ट अर्निंग बाई 2024-25, तो 2024-25 तक एक्सपोर्ट अर्निंग भी डबल करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है, शॉर्ट टर्म में इनका कोई मतलब इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर बोला है गिरिराज सिंह जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने। तो 9% का फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, फार्मर और फिशर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, और जो एक्सपोर्ट अर्निंग है 2024-25 तक उसको भी डबल करना है इस स्कीम के टारगेट के अकॉर्डिंग। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 20,000 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड बेनिफिशरीज ओवर अ 5-year पीरियड। तो 5 साल के अंदर अंदर 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फिशरीज सेक्टर में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर बेनिफिशरीज के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दिस स्कीम इज फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट विल हेल्प फिश वर्कर्स टू बूस्ट देयर इनकम। तो केवल ये जो पैसा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ यूज़ किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो जाता है तो फार्मर्स की जो एक्टिविटीज़ है और जो फिशर्स की एक्टिविटीज़ है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत वो बढ़ेगी, जिससे फिशर्स की इनकम डबल होने में मदद मिल सकती है। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 9% फिश प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, फिशर्स की इनकम डबल की जाएगी और एक्सपोर्ट अर्निंग भी डबल की जाएगी बाई 2024 और 25। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के लिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 14 पर, सिक्योरिटी लॉ नॉट ए थ्रेट टू हांगकांग। तो चाइना के द्वारा जो नया एक लेजिस्लेशन अपनी पार्लियामेंट में पास कराने के लिए लाया गया है, ये जो मूव है इसके थ्रू चाइना हांगकांग में अपना जो आधिपत्य है, अपनी जो पावर है वो बढ़ाना चाहता है, और इससे जो लेजिस्लेचर है हांगकांग का वो एक तरह से बाईपास हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसके बाद जो चाइना के द्वारा अपॉइंटेड हांगकांग के सिटी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा ये बोला जा रहा है, और प्रोटेस्टर्स को एक तरह से सांत्वना दी जा रही है कि ये जो लेजिस्लेशन है ये जो बेसिक पावर्स हैं हांगकांग की, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हांगकांग के हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश के पास था, ब्रिटेन की टेरिटरी थी। 1997 में ये हैंडओवर किया गया चाइना को बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया क्या थे? वो क्राइटेरिया थे 1 country 2 system के बेसिस पे हांगकांग ट्रांसफर किया गया चाइना को, और उसके अकॉर्डिंग हांगकांग को एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्रीडम दी गई थी एग्जीक्यूटिव मामलों के में, एग्जीक्यूटिव में भी, जुडिशियरी में भी और लेजिस्लेचर में भी। तो 1997 का जो एग्रीमेंट था वो इम्पॉर्टेंट है हांगकांग की फ्रीडम को लेकर। बीजिंग ने, हालांकि चाइना ने प्रॉमिस किया है कि जो भी हांगकांग टेरिटरी की खुद की लिबरल सिविल वैल्यूज़ हैं, जो लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम है, उन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और चाइना में जैसा कम्युनिस्ट और अथॉरिटेरियन सिस्टम चलता है वैसा हांगकांग में नहीं लाया जाएगा। लेकिन ये चाइना के लेजिस्लेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है हांगकांग के लोगों के द्वारा, और यूएसए भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है फेथ ट्रायल के बारे में। फेथ ट्रायल क्या है? फेथ ट्रायल कुछ ड्रग्स का ट्रायल किया जा रहा है ग्लेनमार्क के द्वारा। ग्लेनमार्क टू कंडक्ट फेथ ट्रायल, ये एक स्टडी है टू टेस्ट कंबाइंड इफिकेसी ऑफ फेविपिराविर यूमीफेनोविर एज पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। तो अलग अलग कंपनीज के द्वारा भी अलग अलग वैक्सीन्स के ट्रायल किए जा रहे हैं, और इस फेथ ट्रायल में 2 मेन वैक्सीन हैं। पहली है फेविपिराविर और दूसरी है यूमीफेनोविर। ग्लेनमार्क ने एक नई न्यू रैंडमाइज ओपन लेवल स्टडी स्टार्ट की है टू टेस्ट कंबाइंड इफिकेसी ऑफ 2 एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर एंड यूमीफेनोविर एज ए पोटेंशियल कोविड-19 स्ट्रेटजीज। और ये जो दोनों ड्रग हैं ये एंटीवायरल ड्रग हैं, इनकी डिफरेंट मैकेनिज्म है एक्शन की, और इनका जो कॉम्बिनेशन है इट मे डिमॉन्स्ट्रेट इम्प्रूव ट्रीटमेंट इफिकेसी बाय इफेक्टिवली टैकलिंग विथ हाई वायरल लोड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 का अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों वैक्सीन के कंबाइन इफेक्ट में कुछ पॉजिटिव बातें दिखती हैं, और जो वायरल लोड है SARS-CoV-2 वायरस का, जो कोविड-19 का वायरस है, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है जो जब पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं, तो उस दौरान इन दोनों ड्रग के कंबाइन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखे गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये ट्रायल किया जा रहा है ग्लेनमार्क के द्वारा। दिस ट्रायल विल बी कॉल्ड फेथ ट्रायल।
फेथ ट्रायल का यहाँ पर फुल फॉर्म इन्हीं दोनों वैक्सीन के नाम पे लिया गया है, FA फॉर विपिराविर प्लस फर्स्ट फेनोविर इफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग। तो इंडिया में इससे रिलेटेड फेथ ट्रायल किए जा रहे हैं, किस कंपनी के द्वारा? ग्लेनमार्क के द्वारा। सेकेंड न्यूज़ है क्राइसल, जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा एक जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी की को एस्टिमेट किया गया और क्राइसल ने बोला है कि जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 5% इन फिजिकल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो 5% से कम होगी। रेटिंग एजेंसी क्राइसल एक्सपर्ट्स इंडियाज इकोनॉमी टू श्रिंक बाई 5% ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एज ए नेशन वाइड लॉकडाउन क्रिपल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लॉकडाउन के कारण जो असर होगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में एस्टिमेट किया गया है क्राइसल के द्वारा। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो एक तरह से कुशन दे सकता है, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम में एग्रीकल्चर कुछ रिलैक्स की गई थी और उसके कारण जो जीडीपी है थोड़ी सी संभल सकती है, लेकिन जो मेजरली एग्रीकल्चर का पार्ट है वो काफ़ी कम है, मतलब कंपेरेटिवली पिछले पास्ट से काफ़ी कम हो गया है, और इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर का पार्ट काफ़ी बढ़ गया है, और लॉकडाउन के कारण ओवरऑल इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट है वो 5% तक पड़ने वाला है। और क्राइसल के अकॉर्डिंग करीब 10% का जीडीपी लॉस्ट हो गया है इस लॉकडाउन के कारण, जिसको कैचअप करने में करीब 3 साल लग सकते हैं। यानी कि लॉकडाउन का इतना असर हुआ है कि ये जो बिल्कुल ही जीडीपी में कमी आई है उसको कैचअप करने के लिए करीब 3 फाइनेंशियल ईयर्स लग सकते हैं। और ये भी जो 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद भी जीडीपी उस लेवल पे पहुंचेगी जो लॉकडाउन से पहले का लेवल था। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पुराने लेवल पर पहुंचने में कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर लग सकते हैं जीडीपी को। तो ये बात बताई गई है यहाँ पर क्राइसल के द्वारा। इसके अलावा अगर हम इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जाएं तो 3 बार ऐसी कंडीशन बनी है पिछले 69 ईयर्स में, या 70 ईयर्स मान सकते हैं, पिछले 70 सालों में 3 ऐसे मौके हुए हैं जब इंडिया में रिसेशन देखा गया है। ये जो 3 ईयर हैं ये हैं 1958, 1966 और 1980, 1958, 1966 और 1980, जब एक बड़े लेवल पर रिसेशन देखा गया था। और ये जो रिसेशन था ये एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसेशन था, बिकॉज मॉनसून के कारण एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और उस समय इंडिया की पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट था। इस कारण एग्रीकल्चर के डाउन होने से इंडिया की इकोनॉमी में भी रिसेशन आ गया। ये 3 ईयर इंपॉर्टेंट है, ये 1958, 1966, 1958, 1966 और 1980। हालांकि इस साल का रिसेशन थोड़ा डिफरेंट है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, ये नॉन फार्म सेक्टर में आया है, एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज़ अफेक्टेड मोस्ट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इस पर्टिकुलर लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ है, इसलिए ये जो रिसेशन है ये पिछले 3 रिसेशन से डिफरेंट माना जा रहा है। तो काफ़ी 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर लग सकते हैं इस लॉकडाउन के कारण जो लॉस हुआ है जीडीपी का उसको गेन करने में। तो ये क्राइसल ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। अब लास्ट में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। आज का पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी न्याय योजना अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई? ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली रीस्टार्ट प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू सपोर्ट इट्स एमएसएमई सेक्टर? तो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है? आपके आंसर हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा। तो इनके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।